बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 2 मुलाहिज़ा फरमाएं। ओहो, फौजी के मुंह से सीटी सी निकल गई। रमेश जी इधर तो देखो जरा, क्या चीज है, इसी को ले चलो, रात आराम से गुजर जाएगी। वाकई उस फौजी ने जवाब दिया जिसे रमेश कहकर मुखातिब किया गया था। इसे तो मैंने देखा ही नहीं था, उठाकर जीप में डालो और ले चलो यहाँ से। लानत भेजो पाकिस्तानी जासूस पर। जिस फौजी ने अपने साथियों को रूशा की तरफ मुतवज्जो किया था वो रादन था। वो नपे कदम उठाता हुआ रूशा की तरफ बढ़ा। खबरदार, अपने नापाक हाथ मुझे मत लगाना। रूशा लकड़ियां फेंक कर 2 कदम पीछे हट गई। अरे तुम बचकर कहाँ जाओगी, कई रोज बाद तुम जैसी कोमल नारी दिखाई दी है, आज तो हम अपने मन की प्यास बुझाएंगे। राधन आगे बढ़ते हुए बोला। रूशा पीछे हटती हुई दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। राधन ने अचानक ही लपक कर उसे एक हाथ से पकड़ लिया। राधन के दूसरे हाथ में सब मशीन गन थी। रूशा चीखते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस खींचातानी में रूशा की ओढ़नी उसके जिस्म से गिर गई। कमीज में उसके सीने की उठान देखकर राधन की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। उसने रूशा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रूशा के मुंह से एक और चीख निकल गई। तारिक सईद भूसे के ढेर में छुपा ये आवाजें सुन रहा था। रूशा की चीखों में अब राधन के कहके भी शामिल हो गए। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेला जा रहा हो। अब दूसरे फौजी भी कहकों में शामिल हो गए थे। तारिक की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो भूसे के ढेर से निकल आया और फिर जो मंजर दिखाई दिया वो उसका दिमाग घुमा देने के लिए काफी था। रूशा की कमीज जगह जगह से फट चुकी थी। राधन बचा कुचा लिबास भी उसके जिस्म से नोचने की कोशिश में था। उसकी सब मशीन गन दरवाजे से चंद फुट के फासले पर चूल्हे के करीब पड़ी थी। दूसरे फौजी बस्ती वालों पर गने ताने खड़े थे। बस्ती वालों के चेहरे धुंध में लिपटे हुए महसूस हो रहे थे। खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से उनके जिस्म थर थर कांप रहे थे, लेकिन वो रूशा की मदद करने से कासिर थे। मौत उन पर पहरा दे रही थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक बूढ़े ने अपनी जगह से हरकत की। उसकी बूढ़ी रगों में जैसे गैरत का लावा सा खोल उठा था। छोड़ दो इसे कुत्तो, बूढ़ा चीखता हुआ रूशा को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक फौजी की सब मशीन गन धाड़ उठी। बूढ़े के जिस्म से खून की कई धारें बह निकली। उसका जिस्म छिलनी हो गया और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तारिक की जिस्म में कमरे से बाहर आ गया। वो ठीक उसी जगह गिरा था जहां राधन की सब मशीन गन पड़ी थी। उसने गिरती सब मशीन गन पर हाथ डाल दिया। बलबीर ने उसे कमरे से छलांग लगाकर जमीन पर गिरते हुए देख लिया था। उसने चीखकर अपने साथियों को खबरदार किया और साथ ही घूमकर फायर कर दिया। तारिक बड़ी फुर्ती से लूट लगाकर एक तरफ हट गया। गोलियां उसके आसपास गिरी और फिर उसने लेटे ही लेटे सब मशीन गन का फायर खोल दिया। सबसे पहले बलबीर और उसके बाद रमेश की चीखें फजा में गूंज उठी। उनके जिस्म छिलनी होकर खाक में लूटने लगे। छोड़ दो लड़की को और दूर हटकर खड़े हो जाओ, तारिक धाड़ा। उसकी गन का रुख अब राधन की तरफ था, जो रूशा को दबोचे मबहूस सा खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से एकदम सर्द हो गया। रूशा ने खुद ही अपने आप को एक झटके से राधन की गिरफ्त से छुड़ाया और दौड़ती हुई उन औरतों के करीब जा खड़ी हो गई जो अब भी खौफ से कांप रही थी। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बोसीदा सी शाल रूशा के जिस्म पर डाल दी। अपने साथियों की लाशें उठाकर जीप में डालो, तारिक ने राधन को हुक्म दिया। राधन बेचूं चना उसके हुक्म की तामील करते हुए दोनों लाशें उठाकर जीप के पिछले हिस्से में डाल दी। खौफ की शिद्दत से उसके हाथ कांप रहे थे और टांगे लर्ज रही थी। बस्ती के लोगों ने उन भारतीय दरिंदों के हाथों शहीद होने वाले बूढ़े की लाश उठाकर एक चारपाई पर डाल दी थी। इसी दौरान चिरागाह की तरफ से मवेशियों का रेवड़ आता हुआ दिखाई दिया। शहराज बाबा तेज तेज कदम उठाता हुआ मवेशियों के आगे आगे चल रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो ये सूरत देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। रूशा दौड़कर उसे लिपट गई और रो रो कर उसे पूरी दास्तान सुनाने लगी। तुमने मेरी इज्जत बचाई तारक बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन शहराज बाबा एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, फायरिंग की आवाज इन पहाड़ियों में दूर तक सुनी जाती है। सूरत मालूम करने या अपने साथियों की तलाश में भारतीय फौजी जल्द या बदेर इस तरफ जरूर आएंगे। इनके बारे में तुमने क्या सोचा है? उसने राधन और जीप में पड़ी हुई लाशों की तरफ देखा। इनकी फिक्र मत करो बाबा, इन्हें मैं ठिकाने लगा दूंगा, तुम इसकी तदफीन का बंदोबस्त करो, तारिक ने कहा और राइफल के इशारे से राधन को जीप में बैठने का इशारा किया। राधन स्टीयरिंग के सामने बैठा और तारिक पिछली सीट पर। सब मशीन गन की नाल उसने राधन की पुश्त पर लगा रखी थी। राधन पहाड़ों में उसके बताए हुए रास्ते पर हल्की रफ्तार से जीप चला रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद तारिक ने जीप रुकवाई। जिस जगह जीप रोकी गई थी उससे चंद गज आगे सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था। कल बस्ती की तरफ आते हुए तारिक ने ये जगह देखी थी। उसके ख्याल में इन भारतीय सुरमाओं और जीप को ठिकाने लगाने के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं थी। तो तुम क्या करना चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राधन ने पूछा। उसकी आवाज कपकपा रही थी। तुमने अपने साथियों से कहा था ना कि आज की रात आराम से गुजरेगी, तारिक ने कहा। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करने वाला हूँ इससे तुम तो क्या तुम्हारी आत्मा भी सुखी रहेगी। इंजन बंद कर दो। राधन ने इंजन बंद कर दिया। वो घूमकर पीछे देखना ही चाहता था कि तारिक ने सब मशीन गन का बट पूरी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। राधन चीखता वो सीट पर ढेर हो गया। तारिक ने उसे खींचकर एक तरफ हटा दिया और खुद स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और उसे गियर में डालकर जीप को हरकत में ले आया। जीप आहिस्ता आहिस्ता खड्ड की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे किनारे पर पहुंची, तारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीप से छलांग लगा दी।
जीप दूसरे इलाके में निगाहों से ओझल होगी। चंद सेकंड बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। तारिक ने हाथ झटकते हुए जैसे गर्द झाड़ी हो, फिर तेज कदम उठाता हुआ बस्ती की तरफ चलने लगा। अंधेरा फैल गया था, रास्ता खासा दुश्वार था, मगर तारिक को बस्ती तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सब लोग शहराज बाबा के घर में जमा थे। शहीद होने वाले बूढ़े को दफन किया जा चुका था, लेकिन इसी दौरान यहाँ एक फर्द का इजाफा हो चुका था। वो चेहरा तारिक के लिए अजनबी नहीं था। वो सलीम कश्मीरी था, जिसके साथ उसने तरबीती कैंप में ट्रेनिंग हासिल की थी। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। मैं भी चंद मिनट पहले ही पहुंचा हूँ। यहाँ तक पता चला कि सूरत हाल खासी संगीन है, सलीम कश्मीरी ने बताया। मैं तो कल शाम ही को पहुंच जाना चाहता था, मगर एक रात अखनूर में रुकना पड़ा। वहाँ दरिया के करीब भारतीय फौजियों और मुजाहिदीन में एक झड़प हुई है। मैं भी भारतीय फौजियों के खिलाफ उस कार्रवाई में मुजाहिदीन के साथ शरीक था। उस झड़प में हमारे 15 मुजाहिद शहीद हुए हैं, जबकि मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों के एक काफिले पर हमला करके तकरीबन 40 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। मैं वहां से निकल पड़ा, मगर मेरा मेजबान जख्मी हो गया था। मुझे उस वजह से भी रुकना पड़ा। यहाँ की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। आज दिन में यहाँ से तकरीबन 2 कोस दूर एक बस्ती को जलाकर राख कर दिया गया है। बस्ती के तमाम अफराद को या तो जिंदा जला दिया गया है या उन्हें गोलियों से छिलनी कर दिया गया है। सिर्फ एक औरत जिंदा बची है, जो अब शहराज बाबा की मेहमान है, तारिक ने बताया। भारतीय शायद समझते हैं कि इस तरह वो हमें दबा लेंगे या वादी से निकलने पर मजबूर कर देंगे। उन्हें हमारे शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा, सलीम कश्मीरी ने कहा। और हम ये हिसाब जरूर लेंगे, एक बूढ़े ने कहा। इंशाअल्लाह, सब ने बैक वक्त कहा। कुछ देर बाद बस्ती के लोग एक एक करके अपने घरों को रुखसत हो गए। बासी ज़ैनब को रूशा अपने कमरे में ले गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे। उसकी बस्ती के सब लोग मार दिए गए थे, घरों को जलाकर राख कर दिया गया था और खूनी भेड़िए उसकी बेटी को उठाकर ले गए थे। ये कोई ऐसा गम नहीं था जिसे आसानी से बर्दाश्त कर लिया जाता। और फिर उसके चंद ही घंटों बाद इस बस्ती पर भी आफत नाजल होते होते रह गई थी, जहाँ उसने पनाह ली थी। और तारक अगर बरवक्त कार्रवाई ना करता तो ये छोटी सी बस्ती भी वीराने में तब्दील हो चुकी होती। इस कमरे में अब शहराज बाबा, तारिक और सलीम कश्मीरी रह गए थे। उनके सामने कहवे की प्यालियां रखी हुई थी और वो हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए दबे दबे लहजे में बातें कर रहे थे। शहराज बाबा कह रहा था, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को इतला मिल चुकी है कि हमारी तरफ से कोई खुफिया मिशन भेजा जा रहा है। वो समझते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी जासूस घुस आए हैं। उन जासूसों की तलाश में वादी में खम मुसलमानों की बस्तियों को जलाकर राख कर रहे हैं। हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू यहाँ ना तो पहले महफूज थी और ना अब है। ये भारतीय दरिंदे मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा ये अहद है कि हम इन खून आशाम बेड़ियों को वादी से निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक इस सरजमीन को उनके नापाक वजूद से खाली नहीं करवा लिया जाता, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहराज बाबा चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लिबरेशन फ्रंट तुम दोनों को एक अहम मिशन के लिए मुंतखब किया है। सलीम ने यहाँ पहुंचने में एक दिन की ताखीर कर दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास अब भी वक्त है। भारतीय भेड़िए चौकस हो गए हैं। वो तुम लोगों की तलाश में मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उस पर वो लोग खामोश नहीं रहेंगे। उन्हें कल ही पता चल जाएगा कि उनके 3 आदमियों को कत्ल कर दिया गया है। वो अपने आदमियों को इंतकाम लेने के लिए वादी में मुसलमानों के खून से होली खेलेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई उनके हत्थे चढ़ जाए। इसलिए मेरे ख्याल में तुम लोगों को सुबह की रोशनी फैलने से पहले यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ठीक है, हम सुबह 4 बजे के करीब यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें इस मिशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, तारिक ने कहा। मिशन के बारे में तफसीलात तुम्हें दिल्ली पहुंचकर बताई जाएंगी, शहराज ने कहा। दिल्ली पहुंचते ही तुम सब्जी मंडी में बाबू महफूज से राब्ता कायम करो। वो फलों का आड़ती है। इस मिशन के बारे में तमाम तफसीलात तुम्हें वही बताएगा। ठीक है, हम आज सुबह रोशनी तलू होने से पहले यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। रूशा कबाब, मेरा मतलब है आपका बेटा कहाँ है? क्या वो भी लिबरेशन फ्रंट में है? तारिक ने कहा। रूशा 6 साल की थी जब उसका बाप राजौरी में भारतीय फौजियों के साथ एक झड़प में शहीद हो गया था। वो आज तक उस हकीकत से बेखबर है। वो यही समझती है कि उसका बाप किसी महाज पर दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है। मेरे 3 बेटे इस तहरीक आज़ादी में शहीद हुए हैं। काश मेरा कोई और बेटा भी होता जिसे मैं वतन की आबरू पर कुर्बान कर देता। शहराज बाबा अबदीदा हो गया। कमरे की फिजा एक बार फिर उदास हो गई। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। शहराज बाबा बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता हुआ उठ गया। ठीक है, अब तुम लोग कुछ आराम कर लो, मैं सुबह 4 बजे तुम लोगों को जगा दूंगा। ठीक है बाबा, सलीम ने जवाब दिया। शहराज बाबा कमरे से निकल गया। सलीम और तारिक सरगोशियों में बातें करने लगे और फिर अचानक ही तारीक और खामोश फजा जबरदस्त फायरिंग से गूंज उठी। वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। फायरिंग की आवाजें खासी दूर जनूब की तरफ से आ रही थी। यूं लगता था जैसे 2 मुतहारिब पार्टियां आपस में टकरा गई हों। उन्हें समझने में देर न लगी कि भारतीय फौज और मुजाहिदीन के किसी ग्रुप में तसादुम हो गया था। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। भारतीय फौज और मुजाहिदीन में झड़पें रोज का मामूल बन चुकी थी। बारूद ने फजा को मसमूम कर रखा था। फायरिंग की आवाजें तकरीबन आधे घंटे तक सुनाई देती रहीं और फिर पहले जैसी खामोशी छा गई, वो दोनों कमरे में आ गए। इस किस्म की सूरत में नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे और रात धीरे धीरे बीती रही।
ठीक 4 बजे शहराज बाबा कमरे में दाखिल हुआ। तारक ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, अभी अंधेरा ही था। रूशा नाश्ता बना रही है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शहराज बाबा ने कहा। हम तैयार ही हैं बाबा, सलीम ने जवाब दिया। ये तुम दोनों अपने गले में पहन लो, शहराज बाबा ने कहा। ये गंडे की तरह बटे हुए धागे हैं, पीले रंग के धागे में चंद जगहों पर सब्ज धागे से गिरें पड़ी हुई हैं। ये धागे गुम ना होने पाए। ये बाबू महफूज के लिए तुम्हारी शनाख्त का जरिया होंगे। धागे ना होने की सूरत में वो तुम्हें शनाख्त नहीं करेगा, शहराज बाबा ने कहा। ठीक है, हम इन्हें अपने गले में पहने रहेंगे, तारक ने कहा। और उन दोनों ने धागे अपने अपने गले में पहन लिए। चंद मिनट बाद रूशा उनके लिए नाश्ता लेकर आ गई, जो कहवे और सूखी रोटी पर मुश्तमिल था। उन्होंने नाश्ता किया और रवानगी के लिए तैयार हो गए। रूशा और शहराज बाबा के साथ जैसे ही कमरे से बाहर निकले, खामोश फजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। इस मर्तबा ये आवाजें मशरक की तरफ से आई थी। उन दोनों ने रूशा और शहराज बाबा को खुदाहाफिज कहा और दरख्तों के झुंड की तरफ चलने लगे। वो दोनों सुबह 7 बजे जम्मू के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। पठानकोट और लुधियाना से होकर दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेन 8 बजे रवाना होती थी। ट्रेन की रवानगी में अगरचे अभी 1 घंटा बाकी था, लेकिन स्टेशन पर बेपनाह हुजूम था। मुसाफिरों में ज्यादा तादाद हिंदुओं की थी, सिख और मुसलमान भी थे। स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त थे। लातादाद फौजी राइफलें संभाले प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। सिख और मुसलमान मुसाफिरों पर खास तौर से निगाह रखे हुए थे। तारिक और सलीम फटे पुराने लिबास में थे। तारिक के ख्याल में बराह रास्त दिल्ली जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि इन दिनों दिल्ली जाने वाले कश्मीरियों को शक व शुबह की निगाह से देखा जाता था। इसलिए उन्होंने पठानकोट के टिकट खरीदे थे। पठानकोट में चंद घंटे रुकने के बाद वो लुधियाना की बजाय अमृतसर जाने वाली बस पर बैठ गए। यही उनकी गलती थी। पूरे मशरकी पंजाब में उन दिनों आजाद रियासत खालिस्तान के क्याम के सिलसिले में सिखों की तहरीक उरूज पर थी। अमृतसर उस तहरीक का मरकज था। यहाँ सिखों और भारतीय फौजियों में बाकायदा महाज खुला हुआ था। ये दोनों जब अमृतसर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। शहर के एक इलाके में जबरदस्त लड़ाई जारी थी। दूसरे इलाके भी बदतरीज इस लड़ाई की लपेट में आते जा रहे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। बाजार बंद थे, इक्का दुक्का रेस्टोरेंट खुले हुए थे, लेकिन वहां भी उल्लू बोल रहे थे। सलीम और तारक शदीद उलझन का शिकार थे। उनके लिए पनाह की कोई जगह ना थी। इस तरह सड़कों पर फिरना भी खतरे से खाली नहीं था। वो एक गली में मुड़े ही थे कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ नजर आया। उसके दौड़ने की रफ्तार यकसा नहीं थी। कभी वो लड़खड़ा कर लहराने लगता और कभी झुक कर दोहरा हो जाता। सलीम और तारक एक मकान की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए। गली में इन दोनों और सामने से आते हुए उस आदमी के सिवा और कोई नहीं था। वो आदमी उनके करीब पहुंचा तो लड़खड़ा कर गिर गया। उसने उठने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। सलीम और तारक ने मानिखेज निगाहों से एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से जमीन पर गिरे हुए उस आदमी के करीब पहुंच गए। वो एक नौजवान सिख था। उसकी उम्र 18-19 साल के लगभग रही होगी। वो जख्मी था, पिंडली और कंधे से खून बह रहा था। उन दोनों ने झुककर सिख को उठा लिया। सिख नौजवान की आंखों में खौफ नुमाया हो गया। डरो नहीं, हमें अपना दोस्त समझो। कैसे जख्मी हुए, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, तारक ने हमदर्दाना लहजे में कहा। तुम लोग कौन हो? सिख नौजवान ने अजीब सी निगाहों से बारी बारी इन दोनों को देखा। मुसलमान हो, लेकिन यहाँ के रहने वाले तो नहीं लगते। हम यहाँ अजनबी हैं, बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, तारक बोला। मैं अब चल नहीं सकता, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तरन तारण का रहने वाला हूँ। आज सुबह यहाँ आया था, दरबार साहब गया था कि हिंदू फौजियों ने दरबार साहब पर हल्ला बोल दिया। हमारे बहुत से आदमी मारे गए। हिंदुओं ने दरबार साहब के एक हिस्से को आग लगा दी। मैं अपने चंद साथियों के हमरा बड़ी मुश्किल से दरबार साहब से निकला था। भागते हुए मुझे 2 गोलियां लगी। गुरु नानक स्ट्रीट पर मेरे एक दोस्त का घर है, मुझे वहां पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरु नानक स्ट्रीट कहाँ है? अगर तुम रास्ता बताओ तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, तारक ने कहा। मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा, सिख नौजवान ने कहा। तारक ने सिख नौजवान को कंधे पर उठा लिया और वो दोनों तेज से कदम उठाकर चलने लगे। जख्मी सिख नौजवान उन्हें रास्ता बताता जा रहा था। शहर में चारों तरफ से गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो मुख्तलिफ तंग और पुरपीच गलियों से होते हुए गुरु नानक स्ट्रीट पहुंच गए। यहाँ भी सन्नाटा था। तमाम मकानों के दरवाजे बंद थे। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और घरों के सामने भी बत्तियां बुझी हुई थी। वो मुताद अंदाज में कदम उठाते हुए तारीकी में चल रही थे और आखिरकार सिख नौजवान के कहने पर एक मकान के दरवाजे पर रुक गए। सलीम ने दरवाजे पर दस्तक दी। कई मरतबा दस्तक के बाद अंदर से एक खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। किसी बूढ़े ने लड़ती आवाज में दरियाफ्त किया, बाहर कौन है? चाचा दरवाजा खोलो, मैं हूँ गुरु बख्श सिंह, करतार सिंह का दोस्त तरन तारण वाला। मैं जख्मी हूँ चाचा, दरवाजा खोलो, सिख नौजवान ने कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुल गया। एक बदहवास बूढ़ा बाहर निकला। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। वो तारक और सलीम को देखकर ठिठक गया। कौन हो तुम लोग? वो बदहवास होकर बोला। ये मेरे मोहसिन है चाचा, यही मुझे बचा कर लाए हैं, हमें अंदर आने दो चाचा, जख्मी गोरबख्श सिंह बोला। उसी लम्हे कहीं करीबी शोर और फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। अंदर आ जाओ, जल्दी करो। बूढ़ा रास्ते से हट गया। तारक और सलीम अंदर आ गए। बूढ़े ने जल्दी से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ये एक तंग सी ड्योड़ी थी। बूढ़ा उन्हें एक कमरे में ले गया जहाँ 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। तारक ने जख्मी गोरबख्श सिंह को एक चारपाई पर लिटा दिया। खून से उसका लिबास तर था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई थी और नकात गालब आ रही थी। इसे 2 गोलियां लगी हैं। तारक ने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। इसने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था। क्या किसी प्राइवेट डॉक्टर का इंतजाम हो सकता है? खून काफी बह चुका है। अगर इसके जिस्म से गोलियां ना निकाली गई तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है।
डॉक्टर बूढ़ा जैसे सोच में पड़ गया। हमारे साथ वाले मकान में एक लेडी डॉक्टर रहती है, मुमकिन है वो तरस खाकर इसका इलाज करने पर आमादा हो जाए, लेकिन तुम लोग कौन हो? हम इस शहर में अजनबी हैं सरदार जी। आज शाम पठानकोट से यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ तमाम होटल भी बंद है, हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं जिसके यहाँ रात गुजार सके। तारिक ने अपने लिबास को देखते हुए कहा, जो गोरबख्श सिंह के खून से दागदार हो चुका था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम दोनों कश्मीरी मुसलमान हो। बूढ़े सिख ने बारी बारी इन दोनों के चेहरों को देखते हुए कहा। आपका अंदाजा दुरुस्त है सरदार जी, तारिक ने कहा। दोनों कौमें एक ही कश्ती में सवार है, सरदार जी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। हमने सन 1947 में एक गलती की थी जिसका खुमियाजा अब भी भुगत रहे हैं। सन 47 में तकसीम हिंद के वक्त अगर हमने मुसलमानों का साथ दिया होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हिंदू इंसान नहीं, एक ऐसा भेड़िया है जिसके मुंह को खून लग चुका है। इसने इंसानियत को जिस तरह कुचला है दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। इसी जालिम कौम ने मजहबी रवायात को भी पामाल कर रखा है। आज इन्होंने दरबार साहब को आग लगा दी, बीसियों बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर में हस्ती बस्ती आबादियों को राख किया जा रहा है, इंसानों को जिंदा जलाया जा रहा है। हमारा और कश्मीरी मुसलमानों का जुर्म सिर्फ ये है कि हम बनियों के चुंगल से निकलना चाहते हैं, इनसे अपना आजाद फजा में सांस लेने का हक मांग रहे हैं। लेकिन खास ब्रह्मण ताकत के बलबूते पर हमें दबाना चाहते हैं, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये स्याह रात है जो हमारे गिर्द फैली हुई है। मुझे यकीन है कि यह तारीकी जरूर कम होगी और रोशन सुबह जरूर तलू होगी इंशाअल्लाह, सलीम बोला। ये बातें बाद में भी होती रहेंगी सरदार जी, तारिक ने कहा। पहले डॉक्टर को बुलाइए, गोरबख्श सिंह की हालत बिगड़ रही है। ओह, बूढ़ा सरदार जी जैसे चौंक गया। उसी लम्हे गली में शोर और दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। इक्का दुक्का फायर भी हो रही थी। आज हिंदुओं ने जो आग लगाई है वो पूरे शहर में फैल रही है। सिर्फ अमृतसर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस आग में जलेगा। मैं लेडी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। गली से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं कोठे पर से होकर जाता हूँ, तुम लोग इसका ख्याल रखना। बूढ़ा सरदार कमरे से निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद सरदार जी एक अधेड़ उम्र औरत के साथ कमरे में दाखिल हुए। औरत का चेहरा खौफ से जर्द था। उसका बैग सरदार जी ने उठा रखा था जिसे उसने कुर्सी पर रख दिया। लेडी डॉक्टर झुककर गोरबख्श सिंह के जख्मों का जायजा लेने लगी। गर्म पानी की जरूरत होगी, लेडी डॉक्टर ने कहा। सरदार जी ने दरवाजे के करीब पहुंचकर हाँक लगाई। काके दी माँ, पानी गर्म करके ला जरा जल्दी। सरदार जी, आप जानते हैं कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। इस किस्म का ऑपरेशन मैंने कभी नहीं किया, लेकिन बहरहाल आप तो बड़ी अच्छी सर्जन है जी। हमारे काके की पैदाइश पर आपने काके की माँ का पेट चीरा था तो उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई थी, सरदार जी ने कहा। सरदार जी, आप गर्म पानी ले आइए, तारिक ने हंसी जब्त करते हुए कहा। सरदार जी काके की माँ को पुकारते हुए कमरे से बाहर निकल गए। गोरबख्श सिंह को एक गोली दाएं कंधे और दूसरी पिंडली में लगी थी। इसकी कमीज उतार दें और पतलून का पांचा ऊपर चढ़ा दें, लेडी डॉक्टर ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा। तारिक ने गोरबख्श सिंह की कमीज उतार दी। पतलून का पांचा ऊपर चढ़ाने के लिए उसे सलाई उधेड़नी पड़ी। इसी दौरान सरदार जी गर्म पानी ले आए। लेडी डॉक्टर झुककर पहले पिंडली का जख्म साफ करने लगी। गोरबख्श होश में था, एनेस्थीसिया दस्तयाब नहीं था और ज़ाहिर ये ऑपरेशन उसके होश में होते हुए ही किया जाना था। पिंडली का ऑपरेशन करते हुए लेडी डॉक्टर के हाथ नुमायां तौर पर कांप रहे थे। गोरबख्श सिंह बड़ा बाहिम्मत नौजवान था जो 2 गोलियां लगने के बावजूद न सिर्फ होश में था बल्कि बड़ी हिम्मत से ऑपरेशन का सामना कर रहा था। पिंडली के जख्म की गोली आसानी से निकल गई, लेकिन कंधे की गोली निकालते हुए गोरबख्श सिंह बेहोश हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, अब इसे कोई खतरा नहीं। मेरा ख्याल 1-1.5 घंटे बाद होश में आ जाएगा। होश में आने के बाद इसे ये गोलियां खिला दें, मैं सुबह आकर इसे देख लूंगी। वैसे अब खतरे की कोई बात नहीं। लेडी डॉक्टर ने अपनी चीजें संभालते हुए कहा, चलें जी, मैं आपको छोड़ आऊं। रात की तारीकी में कोठे फलांगना आसान नहीं है। सरदार जी ने उसका बैग उठा लिया और कमरे से निकल गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। वो कुछ देर तक बेहोश गोरबख्श सिंह को देखता रहा, फिर तारिक और सलीम की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग भी रात यहीं गुजार लो, मैं तुम्हारे अन्न पानी का बंदोबस्त करता हूँ। काके की माँ भी जाग रही है, वो रोटियां पकावेगी, साधन तो रखा हुआ ही होगा। सरदार जी, आपका बेटा कहाँ है? गोरबख्श सिंह का दोस्त करतार सिंह, तारिक ने पूछा। वो होशियारपुर गया हुआ है अपने मामे के पास, इन दोनों में बड़ी पक्की यारी है, सरदार जी कहता हुआ बाहर निकल गया। तारिक और सलीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। इन दोनों ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि रात बसर करने का एक ठिकाना तो मिल गया। अगर गोरबख्श सिंह उन्हें जख्मी हालत में ना मिलता तो शहर में कहीं भी पनाह ना मिलती। मुमकिन है वो बलवाइयों या किसी फौजी की गोली का निशाना बन जाते। रात 10 बजे के करीब शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन रात भर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रही। इन दोनों को 3 दिन तक अमृतसर में रहना पड़ा। इसी दौरान इन्होंने सरदार जी के घर से बाहर कदम तक नहीं निकाला था। गोरबख्श सिंह की हालत पहले से बेहतर थी। बूढ़ा सरदार जी भी इनका बेहद शुक्रगुजार था कि इनकी वजह से गोरबख्श सिंह की जिंदगी बच गई थी। चौथे रोज वो सुबह की ट्रेन से दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में पहली रात इन्होंने रेलवे स्टेशन के करीब ही एक छोटे से ऐसे होटल में गुजारी जहां 5-10 रुपए में चारपाई और बिस्तर मिल जाता था। रेलवे स्टेशन के करीब ऐसे होटलों की कमी नहीं और यहाँ आमतौर पर वो लोग रहा करते थे जो दिन भर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मेहनत मजदूरी करके या जिनका कोई ठिकाना नहीं था।
सुबह सवेरे वो लोग उठकर सब्जी मंडी की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों पहली मर्तबा दिल्ली आए थे। लोगों से रास्ता पूछकर चलते रहे। सब्जी मंडी अगरचे रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इन्हें वहां पहुंचने में 1 घंटा लग गया। सब्जी मंडी का कारोबार इस वक्त उरूज पर था। हाहू के शोर में कान पड़ी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। फलों का सेक्शन अलग थलग था। वो लोगों से पूछते हुए उस तरफ निकल गए। यहाँ लातादाद ट्रक बेतरतीबी से खड़े थे। ट्रकों पर माल भी लदा हुआ था और उनके करीब जा बजा फलों की पेटियों के अंबार लगे हुए थे। लाड की लाड नीलाम हो रही थी, बोलियां लग रही थी और लाखों के नोट हाथ तब्दील कर रहे थे। एक तरफ बहुत बड़ा शेड सा बना हुआ था। यहाँ माल भी भरा हुआ था और आड़तियों के दफ्तर भी बने हुए थे। दफ्तर क्या, इस शेड के नीचे इंतजामिया ने आड़तियों को थोड़ी थोड़ी जगह अलाट कर रखी थी। किसी ने मेज कुर्सी लगा रखी थी और कोई चांदनी दरी या चटाई बिछाए बैठा था। शेड के सामने आड़तियों के नामों के बोर्ड भी आवेजा थे। आड़तियों की ज्यादा तादाद हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। तारिक और सलीम बोर्ड पढ़ते रहे, लेकिन बाबू महफूज का नाम का बोर्ड उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस तरह फिरने की बजाय किसी से पूछ लिया जाए? सलीम ने कहा। ठीक कहते हो, आओ उस बनिए से पूछते हैं। वो अकेला बैठा है। तारिक ने एक तरफ इशारा किया। दीवार के साथ मुख्तसर सी जगह पर सफेद चांदनी बिछी हुई थी। एक अधेड़ उम्र हिंदू व्यापारी गाँव तकिए से टेक लगाए, सुर्ख जिल्द वाला, लंबा सा बई खाता घुटने पर रखे कुछ हिसाब किताब कर रहा था। मोटे शीशों वाली ऐनक उसकी नाक की नोक पर टिकी हुई थी। माशे जी, तारिक ने उसके करीब पहुंचकर कहा, क्या आप बता सकते हैं कि बाबू महफूज कहाँ मिलेगा? माशे जी ने गर्दन उठाकर बारी बारी उन दोनों का जायजा लिया, फिर बोला, छी छी, परे हटो। पूंछ सुकूरते हुए बोला, अरे भाई मियाँ, यहाँ इतना कमाते हो, कपड़े तो ढंग के पहन लिया करो। मैंने तुमसे बाबू महफूज का पता पूछा था, तारिक ने कहा। आगे जाओ, 5-6 थड़े छोड़कर वहां मिल जाएगा तुम्हें। बनिए ने एक तरफ इशारा किया। वो आगे बढ़ गए। आखिर एक जगह उन्हें बाबू महफूज कश्मीरी आड़ती के नाम का छोटा सा बोर्ड नजर आ गया। बाबू महफूज को वो पहचानते तो नहीं थे, लेकिन उनका अंदाजा था कि जो शख्स एक छोटी सी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था वही बाबू महफूज था। इस वक्त 3-4 आड़ती और भी वहां बैठे हुए थे। तारिक और सलीम कुछ देर तो उन आदमियों के वहां से हटने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उनमें से कोई भी नहीं हिला तो वो दोनों आगे बढ़ गए। क्या है, यहाँ क्यों खड़े हो? बाबू महफूज ने घूरती हुई निगाहों से उन्हें देखा। हमें सेठ दौलत राम ने भेजा है सेठ, तारिक ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा। उसके साथ ही उसने गिरबान का ऊपर वाला बटन खोल दिया और गले में पड़े हुए गंडे को उंगलियों से मसलने लगा। कौन सेठ दौलत? बाबू महफूज कहते कहते रुक गया। उसकी नजरें तारिक के गले में सब्ज गिरों वाले पीले धागे पर जम गई थी। उसने सलीम की तरफ देखा और वो भी गिरेबान खोले उसके सामने खड़ा था और उसके गले में भी ऐसा ही गंडा नजर आ रहा था। ओह, समझ गया। बाबू महफूज गहरा सांस लेते हुए बोला, सेठ दौलत राम पानीपत वाला। मैं समझ गया। मैंने बहुत दिनों से उसकी रकम नहीं भेजी। ऐसा करो, शाम को आना तुम लोग। रकम तो तुम्हारे हाथ नहीं भेज सकता, चिट्ठी लिख कर दे दूंगा। मंडी में दिहाड़ी लगा लो, मैं भी तुम लोगों को दिन भर की पिगार दे दूंगा। जाओ, शाबाश। लेकिन सेठ दौलत राम ने कहा था कि रकम लेकर आना और दे दूंगा, रकम भी दे दूंगा। अभी तो जाओ, बाबू महफूज ने कहा। फिर बोला, ठहरो, मैं मुनीम से कहता हूँ, वो तुम दोनों को दिहाड़ी पर लगा देगा। मंडी में कहाँ ठोकरे खाते फिरोगे? बाबू महफूज ने अपने मुंशी को बुलाकर हिदायत की कि इन दोनों को काम पर लगा दिया जाए। वो लोग मुनीम के साथ चले गए और फिर दिन भर फलों की पेटियां ढोते रहे। शाम का अंधेरा फैलने से कुछ पहले बाबू महफूज ने उन्हें अपने पास बुलवा लिया। मैं तुम्हें एक पता दे रहा हूँ, 9 बजे वहां पहुंच जाना। यहाँ कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सलीम बोला, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, बाबू महफूज ने कहा और फिर अपने मुनीम को आते देखकर ऊंची आवाज में बोला, ये लो अपनी पिगार और सेठ दौलत राम से कह देना कि अभी मेरे पास रकम नहीं है। उसने चंद तयशुदा नोट तारिक की मुट्ठी में थमा दिए। तारिक ने मुट्ठी नहीं खोली, उसने कागज की एक स्लिप नोटों में लिपटी हुई देख ली थी। उसने नोट जेब में रख ली और सलीम को इशारा करते हुए वहां से हट गया। उस वक्त शाम के 7 बजे थे और सूरज गुरूब हो रहा था। दिन भर की मजदूरी ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। भूख भी बड़ी शदीद लग रही थी। इन्होंने सब्जी मंडी के सामने एक मुसलमान के छोटे से होटल में बैठकर खाना खाया। फिर चाय पीते हुए तारिक ने जेब से वो स्लिप निकाल कर देखी जो बाबू महफूज के दिए हुए नोटों में लिपटी हुई थी। जामे मस्जिद के करीब एक मकान का पता था। मकान की निशानदेही के लिए 2-3 निशानियां भी लिखी हुई थी। तारिक ने पता से नशीन कर लिया और स्लिप पुर्दे करके फेंक दी। सब्जी मंडी से वो एक बस के जरिए चांदनी चौक पहुंच गया। शहर का ये गुंजान तरीन इलाका रोशनियों से जगमगा रहा था। अभी शाम हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इस इलाके की रौनक बढ़ती जा रही थी। वो दोनों एमको की तरह बाजारों में घूमते रहे। एक सिनेमा हाउस में अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी। फिल्म शायद नई रिलीज हुई थी। अभी 7:15 बजे थे, लेकिन सिनेमा के सामने बेपनाह हुजूम था। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे। वो दोनों देर तक सिनेमा हाउस के सामने खड़े रहे, फिर जामे मस्जिद की तरफ चल पड़े। जामे मस्जिद से तकरीबन 800 गज आगे तारिक को पहली निशानी नजर आ गई, हॉलीवुड बेकरी। वो बेकरी के साथ सड़क पर मुड़ गए। तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद दूसरी निशानी भी नजर आ गई। इस तरह वो बड़ी आसानी से उस गली में पहुंच गए जहां वो मकान वाक़ था। इन्हें वो मकान तलाश करने में भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। गली में इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त थी। तारिक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी मर्तबा दस्तक के जवाब में ऊपर की मंजिल की एक खिड़की खुली। किसी ने झांक कर देखा और खिड़की बंद हो गई। उसके तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स सामने आ गया। किससे मिलना है? कौन हो तुम लोग? बूढ़े ने पूछा। हम मुसाफिर हैं,
सर छुपाने को जगह चाहिए, तारक ने जवाब दिया और गले में लटका हुआ गंडा उंगलियों में मसलने लगा। ड्यूटी से आने वाली रोशनी में इन दोनों के गले में पड़े हुए धागे के गंडे साफ नजर आ रहे थे। आओ अंदर आ जाओ। बूढ़ा रास्ते से एक तरफ हट गया। उनके अंदर दाखिल होते ही बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया और इनकी रहनुमाई करता हुआ एक कमरे में आ गया। उस अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, ये गुस्ल खाना है, तुम लोग अपने हुलिये दुरुस्त कर लो, मैं खाना तैयार करता हूँ। बाबू महफूज भी थोड़ी देर में आने वाले होंगे, बूढ़े ने कहा। हम खाना खा चुके हैं, सिर्फ चाय पियेंगे, तारक ने कहते हुए आगे बढ़कर अलमारी खोल दी। बूढ़ा गर्दन हिलाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तारक अलमारी की तरफ मुतवज्जो हो गया जिसमें हैंगरों पर मुख्तलिफ किस्म के मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। ज्यादातर पैंट शर्ट्स थी। तारक ने अपने लिए ग्रे रंग की पैंट और चेक की शर्ट मुंतखब की और बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद वो दोनों तैयार होकर बैठ गए। बूढ़े ने चाय लाकर इनके सामने रख दी। चाय पीते हुए तारक की नजरें दीवारगीर कलाक की तरफ उठ गईं। 9:35 हो चुके थे, लेकिन बाबू महफूज अभी तक नहीं आया था, जबकि उसने 9 बजे पहुंचने को कहा था। 15 मिनट मजीद गुजर गए, फिर दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। 2 मिनट बाद बाबू महफूज कमरे में दाखिल हुआ। वो दोनों उसे देखकर खड़े हो गए। माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई, बाबू महफूज उनके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। घर से तुम्हें ठीक वक्त पर निकला था, लेकिन रास्ते में एक कार को अपने ताकुब में देखकर मुझे मोहतात होना पड़ा। यहाँ पर हम लोगों को बहुत मोहतात रहना पड़ता है। कश्मीर में जब से तहरीक आज़ादी ने जोर पकड़ा है, उस वक्त से यहाँ रहने वाले कश्मीरियों की निगरानी की जा रही है। कई बेगुनाहों को तो पकड़कर जेलों में बंद किया जा चुका है। मुझे शुबह है कि चंद रोज से मेरी निगरानी भी हो रही है। आज उस कार को अपने ताकुब में देखकर मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा और इस तरह यहाँ आने में देर हो गई। बहरहाल तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई दुश्वारी पेश तो नहीं आई। अगर आपकी मुराद कश्मीर से यहाँ तक आने से है तो आप जानते हैं कि किस किस्म की दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। हम गलती से अमृतसर पहुँच गए थे, 3 दिन वहाँ फंसे रहे, तारक ने कहा। अगर एक जख्मी सिख नौजवान हमें ना मिल जाता तो हम या तो फौजियों की गोलियों का निशाना बन जाते या किसी जेल में बंद होते। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अमृतसर में पेश आने वाले वाक़े की तफसील बताने लगा। आजादी की इन तूफानी लहरों को अब नहीं रोका जा सकता। हिंदुओं को हमारे हक से दस्तबरदार होना ही पड़ेगा, बाबू महफूज ने कहा। इस वक्त बूढ़े ने बाबू महफूज के सामने चाय का कप रख दिया। बाबू महफूज ने चाय के घूंट भरा और कप मेज पर रखते हुए बोला, तुम लोग आर्जी तौर पर चंद रोज इसी मकान में रहोगे। अली शेर के होते हुए तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें जरूरत के मुताबिक रकम भी मिलती रहेगी। फिलहाल ये रख लो। उसने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकालकर तारक के सामने रख दिया। प्रोग्राम क्या है? उसने सवालिया निगाहों से बाबू महफूज की तरफ देखा। उसके लिए भी चंद रोज इंतजार करना पड़ेगा। इसी दौरान तुम लोग आजादी से कहीं भी आ जा सकते हो, लेकिन मोहतात रहना पड़ेगा। क्या आप मिशन के सिलसिले में कुछ बताना पसंद करेंगे? सलीम ने पूछा। अभी नहीं, बाबू ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। अभी कुछ तफसीलात तय करना बाकी है। वैसे भी मंसूबे पर अमल करने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। मशरकी पंजाब में सिखों की तहरीक की वजह से मामलात कुछ सुलझ गए हैं। सिखों की तरफ से दिल्ली में आए दिन मुजाहरे होते रहते हैं। सिक्योरिटी बहुत चौकस है। हम नहीं चाहते कि किसी मामूली सी गलती उजलत के बायस हमारा मंसूबा नाकाम हो जाए। लेकिन क्या ताखीर से हमारा मंसूबा मुतासर नहीं होगा? तारक ने पूछा। बिल्कुल नहीं, बाबू महफूज ने नफी में सारी लाया। हमारा ये मंसूबा मुस्तकबिल की प्लानिंग के सिलसिले में है। 2-4 रोज में हालात कुछ पुरसुकून हो जाएं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तारक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। वो लोग कुछ देर तक कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करते रहे। फिर बाबू महफूज रुखसत हो गया। बाबू महफूज के जाने के बाद वो दोनों देर तक बैठे बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरों में पहुंच गए। शेर अली ने पहले उन्हें बता दिया था कि अगर वो चाहें तो एक ही कमरे में सो जाएं और चाहें तो अलग अलग कमरों में। 3 दिन गुजर गए। इसी दौरान वो बहुत कम घर से बाहर निकले थे। उस रात 8 बजे के करीब शेर अली ने बताया कि बाबू महफूज फोन पर उनसे बात करना चाहता है। तारक टेलीफोन वाले कमरे में आ गया। फोन का रिसीवर अलग रखा हुआ था। तारक ने रिसीवर उठा लिया। यस, तारक बोल रहा हूँ, वो माउथ पेस में बोला। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? रिसीवर पर आवाज उभरी। वो अपने कमरे में है, तारक ने कहा। ठीक है, तुम दोनों रात 10 बजे होटल ओबेराय पहुंच जाओ। मैं क्रिस्टल बॉल रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा, रिसीवर पर कहा गया। होटल ओबेराय? किसी भी टैक्सी वाले को नाम बताओगे तो वो तुम्हें ओबेराय पहुंचा देगा, बाकी बातें वही होंगी। दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन बेजान होगी। तारिक ने रिसीवर रख दिया और सलीम वाले कमरे में आ गया। शेर अली भी वहीं मौजूद था। उसने सलीम को बताया बाबू महफूज ने 10 बजे उन्हें होटल ओबेराय में बुलाया है और फिर वो शेर अली से ओबेराय के बारे में पूछने लगा। वो ठीक 10 बजे ओबेराय पहुंच गए। होटल की रौनक इस वक्त उरूज पर थी। बालरूम की तमाम ही मेजें भरी हुई थी। सामने स्टेज पर नीम उरियान लिबास में एक रकासा हिजान खीज मौसीकी धुन पर रक्स कर रही थी। तारिक और सलीम क्रिस्टल बालरूम में दाखिल होकर मुतजस्सिस नजरों से चारों तरफ देखने लगे, लेकिन बाबू महफूज का चेहरा उन्हें दिखाई नहीं दिया। वो उसे तलाश कर ही रहे थे कि बाईं तरफ की मेज पर बैठी हुई एक लड़की उनकी तरफ आने लगी। पहले इनका ख्याल था कि वो लड़की बाहर जा रही है, लेकिन वो दरवाजे की तरफ बढ़ने की बजाय सीधी इनकी तरफ आने लगी। उसके होंठों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट थी। तारिक के अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 21-22 साल के लगभग रही होगी। माथे पर चमकती हुई बिंदिया उसे हिंदू घराने का फर्द जाहिर कर रही थी। नमस्कार, उसने करीब पहुंचकर बारी बारी इन दोनों को प्रणाम किया। उसके साथ ही उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई।